स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 द इंडियन नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसमें तीन फेजेस देखने को मिले। वो तीन फेजेस कौन कौन से? पहला जो फेज था वो 1885 से 1905 तक का था, जो कि आपका मॉडरेट फेज था। मॉडरेट यानी कि ऐसे उसमें राष्ट्रवादी नेता थे जो कि बहुत ज्यादा उग्र नहीं थे, है ना, उतावले नहीं थे। और उनके जो मेजर्स थे संवैधानिक तौर पे वो जो है पिटिशन देते थे और प्रार्थना करते थे अंग्रेजों से, और साथ ही साथ उसके बाद प्रोटेस्ट करते थे। वहीं उसके बाद 1905 से 1916 तक एक एक्सट्रीमिस्ट फेस आया, एक रेडिकल फेस आया, यानी कि कुछ ऐसे नौजवान जो क्रांतिकारी बदलाव चाहते थे इन तरीकों में कि ये जो संवैधानिक तरीके हैं ये तरीके हमें नहीं अपनाने हैं। हमें कैसे तरीके अपनाने हैं? ऐसे तरीके अपनाने हैं कि डायरेक्ट हमको जो है मांगना है, डायरेक्ट जो है मास एजिटेशन करना चाहिए, पूरे देश को एक साथ जोड़ के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और एक साथ ये प्रदर्शन वगैरह करना चाहिए ताकि अंग्रेजों को मजबूर किया जा सके हिंदुस्तान छोड़कर जाने पे। तो वो जो फेज शुरू होता है 1905 से 1916 तक चलता है। और उसके बाद 1916 के बाद किसकी एंट्री होती है? महात्मा गांधी की एंट्री होगी। तो दो फेज वहां पड़ चुके हैं। थर्ड फेज किसका कौन सा है? अब ये आपका गांधीयन एरा है। गांधीयन एरा यानी कि ये वो आपका चरण है या वक्त है जिस वक्त में अब गांधी जी है जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, मतलब नेतृत्व कर रहे हैं। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अंदर जो मेथड्स हैं, जो मेजर्स हैं, वो किनके विचारों से है? ये महात्मा गांधी के विचार भी उसके अंदर सम्मिलित है। तो 1916 की बात करते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है ये दोनों के दोनों साथ आ जाते हैं। अब दोनों साथ आते हैं लखनऊ पैक्ट के तहत, है ना। लखनऊ पैक्ट हम लोगों ने देखा था 1916 में, दोनों ने मिलके साइन किया था। भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसके खिलाफ दोनों की ही एक राय थी, फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट और वो, तो ये सारी चीजें जो है जोड़ने के लिए ही थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है ये 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ जिसमें दोनों के दोनों समुदाय एक होते हैं और सामने रखते हैं अपना राजनीतिक मांग। किसके सामने रखते हैं? ब्रिटिश साम्राज्य के सामने रखते हैं, अंग्रेजी सरकार के सामने, कि हमको क्या चाहिए। और ये जो एक दूसरे का साथ था इसकी वजह से हिंदू मुसलमान एक होते हैं और इसकी वजह से हिंदू मुसलमान के एक होने की वजह से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो भावनाएं होती हैं लोगों के दिलों में ये और ज्यादा बढ़ती हैं। ठीक है, राइज करती हैं मतलब बढ़ती हैं, है ना, दोनों एक होते हैं तो। अच्छा, अब ये जो भावना पैदा हो रही है, कौन सी भावना पैदा हो रही है? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तानियों के बीच में। तो सरकार क्या करती है? जो अंग्रेजी सरकार है वो लेके आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये कानून लेके आती है। ये कानून क्या कहता है? ये कानून को और क्या कहा जाता है? पॉपुलरली मॉन्टे केम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है इस कानून को। इसमें है क्या? ये जो कानून है ये यहाँ पे दे रहा है ड्यूअल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट, डायरकी। प्रोविंस के अंदर, प्रांत के अंदर दो तरह की दोहरी सरकार होगी, डायरकी। ठीक है, तो दोहरी सरकार होगी यहाँ पे। ये संवैधानिक जो बदलाव है ना, इसने जो है हिंदुस्तानियों को क्या दे रहा है? ये उनको पार्टिसिपेशन दे रहा है। पार्टिसिपेशन मतलब आप भी भाग लीजिए, हिस्सा लीजिए शासन में। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है डायरकी कि मतलब यहाँ पे आपका भी योगदान रहेगा, आप भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रशासन में, आपको हम मौका दे रहे हैं। लेकिन ये जो बदलाव था, ये जो एक्ट था, ये मनाने में, अपीज करना मतलब मनाने में, खुश करने में हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी लोगों को ये फेल कर गया। ये लगातार दबाव दे रहे हैं किसके लिए? कि नहीं, हमको यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूरा कंट्रोल, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, स्वराज चाहिए। इसके अलावा उस समय देखो है आपका कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 का, तो उसने बुरी तरह से आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया था हिंदुस्तान के। इंडिया जैसा कि सिर्फ एक कॉलोनी थी महज, तो इसके लिए हिंदुस्तान को खींच लिया गया था इस जंग के अंदर भी। क्यों खींचा गया था? व्यक्तियों की जरूरत थी, भाई सिपाहियों की जरूरत थी कि जो जंग में जो है ब्रिटेन के साथ लड़े, और साथ ही साथ पैसे की जरूरत थी कि बर्डन वॉर का कौन उठाएगा।
और उसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स चाहिए जंग में, तो वो सारी चीजें भी कहाँ से मिल रही थी, हिंदुस्तान से। तो कॉलोनी होने की वजह से इसको भी घसीट लिया, साथ कर लिया। अब जो जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें, कॉमोडिटीज, जो ऐसी चीजें, कॉमोडिटीज मतलब वस्तुएं, बेसिक मतलब बुनियादी, खाने पीने से लेके चीजें, इनके दाम बढ़ा दिए गए। बढ़ाने के साथ साथ नए नए टैक्स भी लगा दिए गए जंग का जो खर्च है उसको निकालने के लिए। और यहाँ पे जंग ने और क्या किया, जंग ने बढ़ावा दिया किसको, इंडियन इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री उस समय जो है बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर ना जंग के लिए जो है चीजों को बनाया जा रहा था, उत्पादन किया जा रहा था। भाई बहुत सारे ऐसी जगह जो है इंडस्ट्रीज लगानी पड़ी, ऐसे जो है कारखाने लगाने पड़े जहां पे जंग के लिए चीजों को बनाना था। तो इसलिए कि यहाँ पे इंडिया में बूस्ट हो रहा है इंडस्ट्री भी उस टाइम में, वर्ल्ड वॉर के टाइम। अब इसके बाद कौन आता है, यहाँ पे आते हैं महात्मा गांधी। ये वो सिचुएशन है, इट वाज इन दिस सिचुएशन कि मोहनदास, ये पूरा नाम है इनका, मोहनदास करमचंद्र गांधी, यहाँ पे एक नए नेता की तरह सामने आते हैं, राष्ट्रवादी नेता है ना, आंदोलन के। तो ये तीसरा और फाइनल फेज, जैसा कि हमने आपको बताया पिछले चैप्टर में 2 पढ़ लिया, लास्ट फेज है राष्ट्रवादी आंदोलन का। और ये जो एरा है, ये जो दौर है, इस दौर को कहा जाता है कि ये गांधी जी का दौर है या गांधीयन एरा है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में। अब जिनको नहीं मालूम कब जन्म हुआ था, तो यार दृश्यम मूवी ले देख लेना, है ना। 2 अक्टूबर को वो जाते हैं ना प्रवचन सुनने के लिए। तो यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना गया। बहुत अहम भूमिका निभाई इन्होंने आजादी के आंदोलन में, और बाद में इन्होंने प्रेरित किया बहुत सारे आंदोलन को, नागरिकों के अधिकार के लिए, आजादी के लिए, पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर जो इनके तरीके थे, जो इनका आंदोलन करने का तरीका था, वो सारी चीजें जो है नागरिकों के अधिकार के लिए और आजादी के लिए दुनिया में और भी जगह पे जो लड़ाइयां चली, जो आंदोलन चले, तो उसको इन्होंने प्रेरित किया। लोग प्रेरित हो रहे थे इनसे कि हाँ भाई गांधी जी भी हैं जो इस तरह से हिंदुस्तान में इन्होंने ऐसा किया। कानून की पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड से गांधी जी वापस आते हैं, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं लॉ। भाई पढ़ लिया, जैसे एमबीबीएस कर लिया तो प्रैक्टिस करना है, तो लॉ भी पढ़ लिया तो प्रैक्टिस करना है। वकालत पढ़ने में, वकील बनने में जमीन आसमान का फर्क है, डॉक्टरी पढ़ने में, डॉक्टर बनने में वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गांधी जी है जो है, ये विद्रोही कैसे हुए थे भाई, ये विद्रोही हुए थे अनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था, नस्लीय भेदभाव हो रहा था, और जो बर्बाद किया जा रहा था, हिंदुस्तानियों को जो बर्बादी ये सब सहनी पड़ रही थी, इसकी वजह से ये भी विद्रोही बने, विद्रोह किया इन्होंने। तो इनको इस चीज से ये मूव्ड थे। इसीलिए इन्होंने एक कोशिश शुरू की, किसके खिलाफ कोशिश शुरू की, नस्ली। आपको मालूम ही होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, हम सर्कल लगाते जाते हैं, अब वॉइस आप मैच करो ताकि आप वर्ड मीनिंग देख सको, ठीक है। इंग्लिश पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दोबारा हम डिक्टेट करें, तो यहाँ पे हम आपको बताते जा रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कोशिश किया, खिलाफ किसके, नस्लीय भेदभाव जो साउथ अफ्रीका में चल रहा है उसके खिलाफ। यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं तरीके, किसके तरीके, सत्याग्रह के। और ये सत्याग्रह किसके ऊपर बेस है, इसकी बुनियाद किस पे है, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के ऊपर है, यानी हिंसा ना करना, मारना पीटना झगड़ा करना, हिंसा करने में अहिंसा मतलब शांति करने से, समझौते से। अब जो गांधी जी के जो तरीके हैं यहाँ पे राजनीतिक आंदोलन करने के, प्रदर्शन करने के, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इनका जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का मेथड, इसमें 2 चीजें आती हैं, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। सत्य के लिए ग्रह करना मतलब कि बार बार आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह। नॉन वायलेंस अहिंसा, यानी कि कोई हिंसक प्रदर्शन ना करना। सत्याग्रह संस्कृत के 2 शब्दों सत्य से बना हुआ है, जिसका मतलब सच होता है। आग्रह का मतलब होता है eagerness, यानी उत्सुकता, बार बार आग्रह करना, ठीक है, या फिर मजबूती से पकड़े रहना सत्य को। ये 2 सिद्धांत हैं सत्याग्रह के, वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस, यानी सच को पकड़ के रखना है, सत्य के लिए आग्रह करना है, साथ ही साथ अहिंसावादी बनना है, हिंसा नहीं करना। जो भी व्यक्ति इस रास्ते को अपनाएगा वो इनकार करेगा और निंदा करेगा हर तरह के अन्याय का, लेकिन कभी भी हिंसा का यूज नहीं करेगा, अपनी बात मनवाने के लिए भी कह सकते हो, हिंसा यूज
नहीं करेगा, हिंसक नहीं बनेगा। नफरत करनी चाहिए बुराई से, न कि बुरा करने वाले से, क्योंकि उसको बदला जा सकता है और उसको शिक्षित किया जा सकता है। जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको बदला जा सकता है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, यही है। इसके अलावा जो भी दुख और कठिनाइयां आ रही हैं, लड़ते हुए सच्चाई से, सच्चाई के लिए जब आप लड़ रहे हैं तो आपको दुख और परेशानी आ रही है, तो सबको आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहां पे आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, तैयार रहिए कुर्बानी देने के लिए, हर एक चीज की। आत्मसम्मान को छोड़ के, आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। तो आत्मसम्मान के अलावा बाकी सब कुर्बान करने के लिए आप तैयार रहें। गांधी जी के हिसाब से जो अहिंसा है वो एक हथियार नहीं है कमजोरों का, कमजोर कोवार्ड या फिर वीक, कमजोर की बात कह रहा है, या फिर डरपोक का हथियार नहीं है, बल्कि ये अहिंसा कौन अपनाएगा, अहिंसा वो अपनाएगा जो बहादुर होगा और जो ब्रेव होगा, मजबूत होगा, वही व्यक्ति जो है अहिंसा अपनाएगा। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करें तो गांधी जी यहाँ पे सच्चे हिंदू हैं, डिवोट हिंदू, डिवोटी हिंदू मतलब एकदम समर्पित सच्चे हिंदू हैं। लेकिन उसके बावजूद ये मानते थे कि सारे के सारे रिलीजन जो हैं एक हैं। साथ ही साथ इनका मानना था कि जो हिंदुस्तानी सभ्यता है, ना ही हिंदू है, ना ही मुस्लिम है, ना ही कोई और है, बल्कि पूरी तरह से एक फ्यूजन यानी एक संगम है हर एक का, हर एक संस्कृति का, सबका संगम है। वो चाहते थे कि ये जो हिंदुस्तानी है ना, इंडियंस, कि ये जो इंडियंस टू बी रूटेड, ये जो है अपनी संस्कृति इनके पास रहे, लेकिन साथ ही साथ ये खुले रहें किसके लिए, जो बेस्ट ऑफर्ड यानी बेहतरीन सभ्यताएं जो दूसरी हैं, बाहरी हैं, उसके लिए भी इनके दरवाजे खुले रहें। मतलब क्या है, मतलब कि हमारा जो ये हम जो हिंदुस्तानी हैं वो आधारित होगा किसके ऊपर, आधारित होंगे अपने संस्कृति के साथ भी, लेकिन साथ ही साथ जो दुनिया का कल्चर है, संस्कृति है, जो उसका सबसे बेस्ट है, ऑफर हो रहा है, उसको भी अपनाने के लिए तैयार रहें। यहाँ पे ये राजी हैं कि जो ब्रिटिश शासन है वो उसका जो है कुड बी स्ट्रांगली अपोज्ड, आप ताकतवर तरीके से उसका विरोध कर सकते हैं। कैसे, हिंदू मुसलमान को एक करके, इनको एक किए बिना मुमकिन नहीं है कि एक मास एजिटेशन किया जा सके पूरे देश के अंदर। पूरी जिंदगी की बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी ने कोशिश की किसके तरफ, हिंदू मुसलमान को एक करने की, ताकि जो है, और साथ ही साथ इन्होंने विरोध किया, अपोज किया, रोका, जो कम्युनल फोर्सेस होती हैं, सामुदायिक सांप्रदायिक जो भावनाएं होती हैं, उनको पनपने से, सांप्रदायिक भावना यानी हम हिंदू बेहतर हैं या फिर हम मुस्लिम बेहतर हैं, तो इस तरह की भावना ना आए। साथ ही साथ स्वदेशी की बात करें तो गांधी जी का मानना था कि जो हमारे गांव हैं वो सेल्फ रिलायंस है, यानी कि आत्मनिर्भर हैं। मतलब यहां पहले भी देखोगे, पुराने जमाने में, प्राचीन सभ्यताओं में भी देखोगे कि गांव के अंदर राजा महाराजा के भी जमाने में वो सारी चीजें बना ली जाती थी जो खेती बाड़ी के लिए चाहिए जाती थी, है ना, पॉटरी वगैरह है, हल वगैरह है, ये सारी चीजें जो है, कारपेंट्री वगैरह, और जो पीजेंट वगैरह हैं उनकी जरूरत का सारा सामान बन जाता था। गांव सेल्फ सफिशिएंट था, कहीं और दूसरी जगह इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो ये मान रहे थे, भरोसा कर रहे थे कि भाई हमारे जो गांव हैं वो आत्मनिर्भर हैं, और इसीलिए ये इस बात को बढ़ावा देते थे, वकालत करते थे इस बात की कि स्वदेशी का सिद्धांत अपनाना चाहिए। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत स्वदेशी का, यानी कि सब अपने खुद के देश का। और ये चीज क्या करेगी, जो हमारा कॉटन इंडस्ट्री चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि घरेलू जो कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह थे, और घर में ही जो है कि कॉटन वगैरह प्रोड्यूस होता था, फैमिली जो है मिलके बनाती थी हैंडलूम वगैरह के जरिए, तो ये उसको पुनर्जीवित करेगा। और साथ ही साथ इन्होंने किसका इस्तेमाल किया, घूमते हुए चरखे का इस्तेमाल किया, किसके लिए, चिन्ह का इस्तेमाल किया, इस चिन्ह का, ताकि गांवों को फिर से जो है जनरेट किया जा सके, फिर से बनाया जाना सके, उनका पुनर्जन्म किया जा सके। सामाजिक सुधार की बात करें तो गांधी जी कैसे थे, गांधी जी यहाँ पे बिल्कुल मजबूत बिलीवर हैं किसके, इनका सिद्धांत है कैसा, सोशल इक्वलिटी, कि समाज के अंदर सब बराबर हैं और सबके लिए न्याय बराबर होनी चाहिए। इनका मानना है कि राजनीतिक आजादी जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है बिना सामाजिक बदलाव के। राजनीतिक आजादी कब मिलेगी, आपको सामाजिक बदलाव करना पड़ेगा, तभी राजनीतिक आजादी आपको
मिल जाएगी, वो इनकम्प्लीट है उसके बिना। गांधी जी यहाँ पे अभियान करेंगे, किसके लिए? कि अभियान कराया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, किसके लिए अभियान चलाया जाएगा? कि जो अछूत हैं उनको जो है सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट करे। और इन अछूत को इन्होंने क्या कहा? हरिजन कहा। हरि के जन यानी कि यहाँ पे इसका मतलब होता है भगवान के ये बच्चे हैं। तो ये इक्वलिटी में देख रहे हो कि कितना अच्छा काम किया इन्होंने। ये काम कर रहे थे कि जो औरतों का जो स्टेटस है उसको उभारा जा सके, उनका जो पद है उसको ऊपर किया जा सके भाई, उनको भी ताकि साहस दिया जाए, उनको भी आंदोलन के अंदर शामिल किया जाए, तो पार्टिसिपेशन हो राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये चीज उन्होंने किया कि इनके स्टेटस को भी ऊपर उठाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई। इसके अलावा गांधी जी के जो शुरुआती अभियान है वो हम लोग देखते हैं। गांधी जी जब हिंदुस्तान आए थे 1915 में, तो उसी साल उन्होंने क्या बनाया? साबरमती आश्रम बनाया था अहमदाबाद के अंदर। हिस्ट्री ऐसे ही है, नॉलेज है हिस्ट्री के अंदर। कोई नहीं एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में, लेकिन आएगा जब सब समझ में आएगा। तो यही सारी बेसिस है, ये आपको जो है ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसके बाद 9th में भी आप यही चीजें पढ़ोगे और ज्यादा विस्तार से। तो अगर आपको बेस अच्छे से पता रहेगा तो आपको 9th में दिक्कत नहीं होने वाली। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम 1915 में ही बनाया, जहां पे इनको फॉलो करने वाले यानी इनको मानने वाले, इनको अनुसरण करने वाले आइडियल्स यानी कि जो विचार हैं सच के और अहिंसा के, वो सारी चीजें ये लोग सीख सकते हैं। ठीक है, जो आदर्श विचार हैं वो सब यहाँ पे सीखेंगे ये लोग इस साबरमती आश्रम में। शुरुआती अभियान के अंदर हिंदुस्तान में जो चला, इसमें चंपारण, अहमदाबाद और खेदा ये जगह है जहां पे इन्होंने अपना अभियान चलाया, जहां पे यहाँ पे इन्होंने शुरुआती एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज का तरीका वगैरह मालूम है, अब उसको एक्ट में लाना है, प्रयोग करना। एक्सपेरिमेंट्स करते होगे आप लेबोरेटरी में, तो यहाँ पे जो है जो भी विचार वगैरह चल रहे हैं सत्याग्रह वाले, तो यहाँ पे सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोग किया गया। तो चंपारण सत्याग्रह देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ इसमें। तो पहला जो महान एक्सपेरिमेंट जो कि सक्सेसफुल हुआ, तो यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोग किया गया सत्याग्रह का, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना और साथ ही साथ अहिंसक तरीके से, अहिंसावादी सोच रखते हुए। हिंदुस्तान के अंदर कहाँ पे? बिहार के डिस्ट्रिक्ट चंपारण में 1917 में। यहाँ पे जो किसान है, किसानों को दमन किया जा रहा था, उनको दबाया जा रहा था, है ना, उनकी आवाज को। और किसके द्वारा उनको दबाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, उनका दमन हो रहा था यूरोपियन प्लांटर के जरिए। प्लांटर कौन है? जो बड़ी बड़ी जमीनें जो है कि ठेके पे ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उस पे खेती बाड़ी करवाते हैं किसानों से, और किसानों को उनको टेंडर मिलता है एज अ कॉन्ट्रैक्टर कि आपको पार्टिकुलरली यही चीज अपने खेत के अंदर बोनी है, उसके अलावा कोई चीज नहीं। तो ज्यादातर कैश क्रॉप बोने के लिए मजबूर करते थे। उसमें इंडिगो बड़ी खतरनाक चीज थी, मजबूर किया जा रहा है इंडिगो बोने के लिए। और अगर पूरी जमीन है, इस पूरी जमीन का 20 हिस्सा किया जाए, ठीक है, यहाँ पे इसका 20 हिस्सा किया जाए, तो 20 हिस्से में से क्या कह रहा है, 3/20 कि 3 हिस्से ऐसे होंगे कि इन 3 हिस्सों में आपको इंडिगो बोना है ना। और फिर इसके बाद, इसको बोने के बाद आपको इसको फिक्स प्राइस पे ही बेचना है, और वो भी हम ही को बेचना है। हम ही आपसे बोने के लिए कह रहे हैं और हम ही को आप बेचेंगे, कहीं और बेच नहीं सकते। 3 हिस्से। एक्चुअली में ये जो इंडिगो है ना, ये डाई की तरह इस्तेमाल किया जाता है रंगने के लिए कपड़ों को, और साथ ही साथ जहां पे ये लगाया जाता है तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जमीन को बंजर बना के छोड़ता है, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है उसको पूरा डिग्रेड कर देता है। तो इसीलिए इंडिगो नहीं बोना चाहते थे, ये खेतों को खराब कर देता है। तो गांधी जी ने आवाज उठाई किसके खिलाफ? ये जो नाजायज फायदा उठाया जा रहा है किसानों का, इंडिगो बोने वालों का उस क्षेत्र में, उनके खिलाफ, उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई, अंग्रेजी जो प्लांटर्स हैं उनके खिलाफ। तो यहाँ पे इन्होंने चालू किया, लॉन्च किया क्या चीज? सत्याग्रह आंदोलन, जो कि अहिंसा के ऊपर पूरा का पूरा इसका बुनियाद था। यहाँ पे जो अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजी अधिकारी हैं, अथॉरिटीज हैं, आखिरकार ये मजबूर होते हैं कि चलो ठीक है, हम आपकी डिमांड को मान लेते हैं, जो इंडिगो बोने वाले, काम करने वाले श्रमिक हैं, हम आपकी सारी बातों को मानने को तैयार हैं।
इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में, एक साल बाद। महात्मा गांधी यहाँ पे किसानों का साथ दे रहे हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो गुजरात का इलाका है, और यहाँ पे जो इनकी जद्दोजहद है उसके में इसका साथ दे रहे हैं। और ये किसके खिलाफ है कि भाई कर बढ़ा दिया गया था। क्या बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा? रेवेन्यू के लिए, यानी कर बढ़ा दिया गया था, नए नए जो है टैक्सेस लगाए गए थे सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर। यहाँ किसान क्या कह रहे थे? किसान कह रहे थे री इमिशन ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि हमको छूट दी जाए, हमको माफी दी जाए, ठीक है, या फिर कम किया जाए, है ना। तो ये इस तरह का डिमांड कर रहे थे किसान कि भैया हमको छूट दे दो, कमी कर दो, या माफी दे दो हमको इस बार रेवेन्यू से। तो इस चीज के लिए सवाल कर रहे थे, किससे? अंग्रेजी हुकूमत से। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने सलाह दी, एडवाइस किया, किसको? किसानों को कहा कि भाई आप क्या करिए, आप रेवेन्यू देना बंद कर दीजिए, जब तक कि आपकी डिमांड पूरी नहीं की जाती आप किसी तरह का रेवेन्यू नहीं देंगे। और आखिरकार गवर्नमेंट यहाँ पे फिर से झुकती है और सहमत हो जाती है, समझौता करने को तैयार हो जाती है, और जो रेवेन्यू है, राजस्व है, इसको रोक दिया जाता है करंट ईयर, इस साल के लिए भी और अगले साल के लिए भी, कि चलो भाई रोक दिया जाता है, नहीं लिया जाएगा आपसे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, शुरुआती दौर में जो गांधी जी का सत्याग्रह है और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल के साथ इसको काफी बढ़ावा मिल रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। अहमदाबाद में क्या था? मिल स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। 1918 की ही बात है कि काम करने वाले और जो मिल के मालिक हैं उनके बीच में जो है झगड़ा हो गया। भाई आपस में बात नहीं बनी। किस बात से झगड़ा हुआ? अब ये झगड़ा इस बात से हुआ कि जो काम करने वाले थे मिल के अंदर, वो हड़ताल पे चले गए और कहे कि हमारी जो इनकम है वो नहीं बढ़ाई जा रही है, भाई हमारी इनकम बढ़ाई जानी चाहिए। गांधी जी यहाँ पे इनको साथ दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आपकी मांगे सही है भाई, है ना। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं एक फास्ट अंटिल डेथ, यानी कि भूख हड़ताल पे चले जाते हैं इनके साथ। अब यहाँ पे जो मिल के मालिक हैं वो इस बात से डरते हैं भाई कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो गांधी जी के इतने चाहने वाले हैं, कोई दिक्कत परेशानी आ जाएगी। तो आखिरकार ये भी सहमत हो जाते हैं और यहाँ पे ये मान जाते हैं कि चलो भैया तुम्हारी सैलरी में 35% का हम बढ़ावा करते हैं, 35% इंक्रीज। मतलब सैलरी पहले 100 रुपए थी तो अब 135 रुपए। इस कामयाबी से ये जो 3 आंदोलन चले, आपने देखा खेड़ा में, चंपारण में और उसके बाद ये अहमदाबाद मिल में, ये 3 जो कामयाब मूवमेंट हुए, इसकी वजह से गांधी जी क्या हो गए, गांधी जी फोर फ्रंट हो गए राष्ट्रीय आंदोलन के। यानी कि ये जो आंदोलन राष्ट्रीय चल रहा था इसमें सबसे आगे कर दिया गया गांधी जी को। गांधी जी फेमस भी हो रहे थे, कामयाब भी हो रहा था इनका जो विचार है ना, एक्सपेरिमेंट भी सारा सक्सेसफुल हुआ। और यहाँ पे जो है हाईलाइटेड द एफिशिएंसी ऑफ हिज आइडियल्स, यानी कि इनके जो सोच विचार है, इनका जो आदर्श है, वो बिल्कुल जो है सक्षम है कामयाबी पाने में। नॉन वायलेंस वाला और सत्याग्रह वाला बिल्कुल अच्छे इनके सोच विचार हैं और ये चीज जो है सफल भी हो रही है। तो इसके साथ 1919 में देखा जाएगा कि हिंदुस्तान गवाह है। गवाह किसको बोलते हैं? जिसने कोई चीज आंखों से देखी हो। तो यहाँ पे हिंदुस्तान क्या देख रहा है 1919 में? एक नया राजनीतिक जागरूकता देख रहा है। गांधी जी शुरुआत कर रहे हैं, क्या करने, इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ला रहे हैं लोगों को, इन्वॉल्व कर रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं मासेस को, भीड़ को पूरी, है ना। और उनको कैसा जो, और लोग कैसे बन रहे हैं, राजनीतिक तौर पे बिल्कुल एक्टिव बन रहे हैं, मतलब भाग ले रहे हैं, हिस्सा लग रहे हैं। किस चीज में हिस्सा ले रहे हैं? आजादी के लिए जो जंग चल रही है, जो जद्दोजहद चल रही है, उसमें हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। आम जनता भी अब इसके अंदर कूद रही है। इसके पहले आपने देखा होगा मॉडरेट फेज में भी, और इससे भी पहले जो सोशल रिफॉर्म वाला चैप्टर था, हम लोगों ने खासतौर से देखा कि जो शिक्षा थी और जो आंदोलन था वो क्षेत्र में कहीं कहीं पे था। मिडिल क्लास आ रहा है या फिर अपर क्लास शिक्षित हो रहा है तो वो यहाँ पे आंदोलन कर रहा है। तो यहाँ पे अब गांधी जी के टाइम में क्या हो रहा है ना, कि आम जनता इसके अंदर भर भर के कूद रही है कि भाई हमको भी इसमें हिस्सा लेना है और चाहिए। अब जो चेहरा है राष्ट्रीय आंदोलन का, वो किसकी तरफ मुड़ गया? अब जो है कॉमन पीपल, आम आदमी की तरफ। अब आम जनता जो है इसका सवाल कर रही है।
राष्ट्रीय आंदोलन एक मंच बन गया था किसके लिए? राजनीतिक कार्य करने के लिए, कि भाई अगर आपको पॉलिटिकल एक्शन लेना है तो आइए राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ जाइए। बात करते हैं मास मूवमेंट गांधी जी का। तो यहाँ पे गांधी जी जो है कि मास मूवमेंट का मतलब होता है बड़े पैमाने पे आंदोलन किया जाएगा। और किसके खिलाफ किया जाएगा? रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया जाएगा, जो 1919 का है क्या? पहले ये देख लेते हैं। ये कानून जो है, ये कानून क्या कह रहा है? ये कानून कह रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसको अरेस्ट किया जा सकता है सिर्फ महज शक की बुनियाद पे। शक हुआ, अरेस्ट कर लिया। और ऐसे व्यक्ति के लिए ना कोई अपील होगी, ना कोई याचिका दायर की जा सकती है। ये काला कानून के नाम से भी इसको जाना गया। भाई ऐसे कैसा है कि आपको बस लगा और आपने कर दिया। जैसे कि अभी काफी वक्त पहले की बात है कि बताना मतलब पर्टिकुलर मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन थाने में जो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाले में जो है कि पुलिस वाले ने लिख के दे दिया था कि नहीं भाई, हमको इनका कैरेक्टर सही नहीं लगता। तो महज किसी के मानने से ये चीज नहीं ना होती। फिर बाद में जो है कि उसको सही किया गया, हायर अथॉरिटी को कंप्लेन हुआ इसके खिलाफ। तो अगर कोई वैसा कुछ है नहीं, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसा किसी को करने का अधिकार नहीं है। तो काफी पुरानी बात है वैसे तो। अब तो प्रशासन काफी ज्यादा जागरूक है, पहले से बेहतर भी है। ये जो कानून है इसको काला कानून, जैसा कि मैंने कहा, वो कहा गया और इसका पूरे तरह से विरोध किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हड़ताल किए गए और संगठित हड़ताल किए गए 6 अप्रैल 1919 में। संगठित का मतलब एक साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में हड़ताल करना। गांधी जी यहाँ पे लॉन्च करेंगे रॉलेट सत्याग्रह। हड़ताल किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, यहाँ जुलूस निकाले जाएंगे, डिमोन्स्ट्रेशन वगैरह ये सब चीजें भी संगठित की जाएंगी पूरे के पूरे देश के अंदर, हर जगह पे। अब सरकार जो है यहाँ पे क्या अपनाएगी? दमनकारी, यानी कि शांत करने के लिए तरीके अपनाएगी, दबाएगी लोगों को। और यहाँ पे ऐसा करते हुए वो क्या करेगी? कई सारे लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, कई सारे नेताओं को, है ना। जलियांवाला बाग में क्या होगा? अब यहाँ पे जो है कि निर्मम हत्या होगी। इसके बारे में हर किसी को मालूम ही होगा कि ये जो मैसेकेयर हुआ था 13 अप्रैल 1919 की बात है। एक अनआर्म्ड क्राउड, अनआर्म्ड का मतलब किसी के पास हथियार नहीं था, ऐसी भीड़ ये इकट्ठा होती है कहाँ पे? मैदान में, जलियांवाले बाग के अंदर इकट्ठा होती है, जो कि अमृतसर में है, पंजाब में। यहाँ पे ये इकट्ठा होते हैं प्रदर्शन करने के लिए। यहाँ पे ये प्रदर्शन करना चाहते हैं, दो नेताओं की गिरफ्तारी हुई रहती है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किसलो के लिए। इसके अलावा भी कई सारे रीजन थे वहां पे लोगों के आने के, और लोगों को इस बात की खबर नहीं थी, बदकिस्मती से उनको पता नहीं था कि यहाँ पे मिलिट्री कमांडर जो अमृतसर का है, जनरल डायर, उसने ऐलान करके रखा हुआ है कि कोई व्यक्ति बाहर से नहीं आएगा, ना ही कोई पब्लिक मीटिंग वगैरह लगानी है यहाँ पे, है ना, कि किसी पब्लिक मीटिंग के लिए यहाँ पे इजाजत नहीं है, भीड़ वगैरह नहीं इकट्ठा करनी है। तो जनरल डायर ने, किसी को पता नहीं था, अगर पता होता तो कोई ऐसा करता नहीं जानबूझ के, है ना। जनरल डायर ने क्या किया? घेर लिया पूरे जलियांवाले बाग को अपने जो है सेना के साथ, और जो रास्ता था, एक ही रास्ता था बाहर निकलने का, उस अकेले रास्ते को भी इसने बंद कर दिया। अब बिना कोई चेतावनी दिए ये अपनी सेना से कहता है कि भैया आप ओपन फायर कर दो, मतलब गोलियां चलाओ। और ये जो भीड़ थी जिसमें किसी के पास भी हथियार वगैरह नहीं थे, उनके ऊपर गोलियां चलती हैं और तकरीबन 380 के करीब लोग मारे जाते हैं और हजारों हजार की तादाद में घायल होते हैं। सरकार क्या करती है? लागू कर देती है मार्शल लॉ, मिलिट्री लॉ लगा देती है पंजाब के अंदर, और यहाँ पे इन्फोर्स करती है रिप्रेसिव मेजर्स, यानी कि यहाँ पे लागू करती है कुछ ऐसे तरीके कि जिससे इनको दबाया जा सके, कुचला जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पे मेन मोटो होती है दहशत फैलाने की, डर फैलाने की। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि दोबारा कोई आंदोलन पनपे ना। यहाँ पे देखो ऑफिशियल रिपोर्ट क्या कह रही है कि 379 पीपल यहाँ पे मारे गए इसके अंदर, और 1137 1137 घायल हुए हैं इस घटना के अंदर। यहाँ पे इसके विरुद्ध में पूरे के पूरे देश में आंदोलन चलता है। ये निर्मम हत्या हुई थी। सब के सब कैसे हैं? सबके सब भाई गिरफ्तार भी आप कर सकते थे, घायल भी किया जा सकता था, लाठी चार्ज भी किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था? ब्रुटल, निर्मम, एकदम बिल्कुल हत्या की गई थी बड़े पैमाने पे। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने त्याग दिया अपने नाइटहुड का
जो उपाधि इनको मिली हुई थी, जो पद मिला हुआ था नाइटहुड, साइन ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि प्रदर्शन करने का एक तरीका है, विरोध प्रकट करने का एक तरीका है कि इनको जो पद मिला हुआ था शूरवीर का पद अंग्रेजों की तरफ से, इसका इन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, छोड़ दिया, त्याग दिया। जलियांवाला बाग का में जो हत्या हुई थी, जो है लोगों पे गोलियां चली थी, इसकी निंदा की गई लोगों के द्वारा, और हर तरह के लोग इसकी निंदा कर रहे थे। और इस निंदा की वजह से ही भयानक, ट्रिमेंडस, मतलब बहुत अच्छी खासी तेज स्पीड, मतलब गति, यहाँ पे इम्पेटस का मतलब स्पीड मिला किसको? आजादी के आंदोलन को। ये आंदोलन इस घटना के बाद, जैसा कि उनका सोचना था, शांत होगा, बल्कि और उग्र हुआ। हर कोई यहाँ पे कर रहा है। खिलाफत मूवमेंट की बात करें, ये खिलाफत आंदोलन क्यों चला था? तो ये मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। तुर्की हार गया था ब्रिटेन के साथ जंग में। अब ये जंग हारने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो यहाँ पे जो अंग्रेज हैं वो क्या करते हैं, वो इनके ऊपर बहुत ही हार्श टर्म लगाते हैं, जैसे जर्मनी के ऊपर लगाया गया था। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत ही जो है कि कठिन, या जो है कि बुरे, या कह सकते हो गलत तरीके से जो है इनके ऊपर शर्तें लगाई गई तुर्की के ऊपर। और यहाँ पे जो खलीफा हैं उनको हटा दिया गया उनके पोजीशन से। अब यहाँ पे जो खलीफा हैं, एक्चुअल में वो मुस्लिम्स उनको अपना क्या मानते रहे? उनको मानते थे कि ये हमारे गुरु हैं, है ना, धर्म गुरु हैं। तो मुस्लिम्स जो थे पूरे दुनिया के, वो इसको कैसा देखते हैं कि ये एक बहुत अपमानजनक कार्य किया गया है। एक तो जंग में वो पहले ही से हार गए, हारने के बाद उनके ऊपर और ज्यादा जो है कि भयानक शर्तें भी थोप दी गई। तो इस एक्शन से ये नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या मानते हैं कि जो खलीफा है, जो सुल्तान है तुर्की के, वो इनके धार्मिक हेड भी हैं, धर्म गुरु भी हैं, इस तरह से। तो भाई पूरा का पूरा जो है दुनिया के अंदर जो है इसकी वजह से क्या हो रहा था कि लोग अफसोस कर रहे थे, है ना। तो मुसलमान जो हिंदुस्तान के थे, ये भी जो है बिल्कुल नाराज हो गए अंग्रेजों की इस रवैये से, जो तुर्की के खिलाफ इन्होंने किया। और यहाँ पे खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एम ए अंसारी, सैफुद्दीन किचलो और अली ब्रदर, ये इसके मेन लीडर्स होते हैं इस आंदोलन के, खिलाफत आंदोलन के। मतलब तुर्की में जो हुआ, और उनके ऊपर जो आप कंडीशंस लगा रहे हो, जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको दे रहे हो, शर्तें उनके साथ रख रहे हो, वो सब गलत हैं। 23 नवंबर की बात है 1919 की, कि यहाँ पे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, खिलाफत कॉन्फ्रेंस रखा गया। कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग रखी गई, बैठक रखा गया, और ये पूरा संगठित तरीके से किया गया, ऑर्गेनाइज्ड वे में किया, है ना, दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में। और बाद में ये खिलाफत मैनिफेस्टो, यानी कि जो कुछ भी अपना टर्म्स एंड कंडीशन, शर्तें वगैरह होंगी, डिमांड वगैरह, ये सारी चीजें छापी गई, जिसको विच कॉल्ड अपॉन द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट द कैलिफेट, कि आपको क्या करना है कि दोबारा से खलीफा को प्रोटेक्ट करना है, उसकी सुरक्षा देनी है। तो ये चीज मैनिफेस्टो में रखा गया। अब मैनिफेस्टो वही जो कुछ नियम शर्तें, जो हमारी डिमांड्स वगैरह होती हैं, वो एज अ फॉर्मल आपका ऐलान होता है, प्रोक्लेमेशन। महात्मा गांधी ने देखा कि ये एक बहुत बेहतरीन मौका है कि हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ लेके आया जाए। भाई ऑलरेडी पूरे देश में ये मामला तो चल ही रहा है, तो डिफरेंसेस आ गए थे हिंदू मुस्लिम में, तो ये यूनाइट करने के लिए एक और अच्छा मौका है कि इनको एक किया जा सकता है इस मुद्दे पे भी, कि भाई मुसलमान भी नाराज हो गए हैं। मुस्लिम लीग बनी थी इसलिए कि भाई इनको उम्मीद थी ना कि वफादार अगर बनेंगे तो भाई ये हमको जो है उसके बदले में सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, और इसके अलावा हमारी सुरक्षा करेंगे। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में थोड़ा सा हम लोगों ने देखा पहले भी कि डिफरेंसेस आ गए थे। वो डिफरेंसेस यहाँ पे अब गांधी जी कोशिश करेंगे कि खत्म की जाए, क्योंकि अंग्रेज देख रहे हैं कि तुर्की के खिलाफ गलत किया जा रहा है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मुद्दे के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। 19 मार्च 1920 को क्या ऑब्जर्व किया गया? खिलाफत डे की तरह इसको ऑब्जर्व किया गया। अच्छा, इसके बाद क्या किया गया? एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखा गया। सारी जो पार्टियां हैं वो एक साथ मीटिंग में बैठेंगी जून 1920 को इलाहाबाद के अंदर। और यहाँ पे जो एजेंडा है नॉन कोऑपरेशन आंदोलन का, उसको पूरी तरह से फाइनलाइज किया जाएगा। एजेंडा का मतलब क्या होता है कि जो पार्टी है वो किस तरह से काम करेगी, पार्टी का मोटो क्या होगा, पार्टी का तरीका क्या होगा, हमारे संगठन का, वो सब चीज यहाँ पे प्लान हुआ। अब यहाँ पे देखो एजेंडा में क्या होता है वो देख लो। यहाँ पे कहा गया कि भाई जो भी उपाधि वगैरह हमको मिली हुई है सरकार के द्वारा, हम उसका तिरस्कार करेंगे, उसको त्यागेंगे।
बाइकआउट कर देंगे। इसके अलावा हम कोई भी सिविल सर्विस नहीं देंगे, नागरिक सेवा नहीं देंगे, आर्मी में से निकल जाएंगे, पुलिस में से निकल जाएंगे, और दूसरे जो सरकारी दफ्तर वगैरह अंग्रेजों के हैं उनमें हमको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। हम किसी तरह का टैक्स वगैरह नहीं देंगे सरकार को। ये सब चीजें उसमें रखी गई एजेंडे के अंदर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखो, नॉन कोऑपरेशन गांधी जी का और जो लोग हैं उनका ये मानना है, गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अंग्रेज हम पे हुकूमत क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उनको मौका दे रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं। अगर हम नॉन कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट ना करें, उनका साथ ना दें, समर्थन ना दें, तो वो कैसे हमारे ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। इसीलिए ये असहयोग आंदोलन, हम सहयोग नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ ना दफ्तर में रहेंगे, ना हम आपको टैक्स देंगे, ना हम आपकी आर्मी में, स्कूल में, हर जगह से हर पद छोड़ देंगे, तो हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। तो ये आंदोलन है, इसका मतलब यही है नॉन कोऑपरेशन। इसके अलावा भी एक आंदोलन आएगा सिविल डिसोबीडियंस, उसको और इसको अलग समझ लेते हैं। वो अलग तो है, मतलब समझने में दिक्कत होती है, तो यहां पे समझ लो हम सहयोग नहीं करेंगे, हम हट जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भी मैं समझाऊंगा, अभी आ रहा है। तो 1920 में गांधी जी यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलाते हैं, सहयोग नहीं करना है, इनका साथ नहीं देना है। यहाँ पे एक शांति के साथ और अहिंसा के साथ एक प्रोग्राम का ऐलान करते हैं, ठीक है, कॉल करते हैं, बुलाते हैं, है ना। क्या क्या कहते हैं, ये आवाज देते हैं कि किसी तरह का भी साथ समर्थन नहीं दिया जाएगा अंग्रेजों का। कुछ मेथड जहां पे अपने आप को रोकने के लिए अपनाए जाते हैं रेजिस्टेंस के, कि हमको उनके साथ मिलना नहीं है, अपने आप को उनसे दूर करना है। तिरस्कार करेंगे हम बाहर के सारे कपड़ों का। इसके अलावा जहां पे एडॉप्टेड मतलब अपनाए गए, हाँ, यहाँ पे जो है कि पिकेटिंग का मतलब होता है लूट करना, जहां पे कपड़े बेचे जा रहे थे बाहर के, फॉरेन कपड़े मैनचेस्टर के बने हुए, तो ऐसी दुकानों पे लूट हुई। तिरस्कार किया गया सारे के सारे सरकारी संस्थानों का, स्कूलों को भी त्यागा गया, कॉलेजेस को भी त्याग दिया गया, और इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज के अलावा जो कानूनी अदालतें वगैरह हैं उसको भी पूरी तरह से त्याग दिया गया, है ना। और जो सरकारी सेवाएं हैं उसको भी त्याग दिया गया कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके अलावा यहाँ पे तिरस्कार किया गया, यहाँ पे इनके जो है लेजिस्लेचर का, भाई जो संसद वगैरह है उसका भी इनकार करते हैं, और जो इलेक्शन आप करवा रहे हो वो भी आप अपना करो, हमसे नहीं मतलब। त्याग दिया गया सारे सम्मान, सारी उपाधियां, जो भी अवार्ड इनाम वगैरह मिले थे ब्रिटिश सरकार के तरफ से, वो सब चीजें यहाँ पे त्याग दी गई। इसके अलावा जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बनाया गया, यानी कि जोड़ा जा सके, फिर से दोबारा तैयार किया जा सके ढांचा, जैसे स्वदेशी है। और इसके अलावा जो है खादी को यहाँ पे प्रचार प्रसार करके प्रमोट किया जाएगा, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम्स की एकता को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे राष्ट्रीय स्कूल बनाए जा रहे हैं, अपने कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, और पंचायती अदालतें भी बनाई जा रही हैं कि हमको जो है हम खुद से अपना कर लेंगे, हमको आपकी जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे ये जो आंदोलन चलाया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया, तो इसको क्या किया गया, इसको विड्रॉ किया गया। यहाँ पे रीजन हम देखेंगे, फरवरी 1922 का महीना है, गांधी जी एकाएक, एब्रप्टली का मतलब होता है एकाएक, क्या कहेंगे, कहेंगे कि यह आंदोलन बंद कर दिया जाए, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, एक हिंसक घटना हो गई थी चौरा चौरी में, जो कि गोरखपुर में है, यूपी के इलाके में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ चौरी चौरा में क्या कुछ हुआ था, यहाँ पे एक जो भीड़ थी, उस भीड़ ने क्या किया था, पुलिस स्टेशन पे आक्रमण कर दिया गया था, इसको आग के हवाले कर दिया। यहाँ पे 20 जो पुलिसकर्मी है वो मारे गए थे। अच्छा, इसका दुख नहीं था, लेकिन ये चीज नहीं थी, ये नहीं सोचना कि हाँ इसकी वजह से ऐसा हुआ, बल्कि ये था कि जो अब सरकार है, अब इस तरह का उग्र प्रदर्शन से अब वो भी क्या करेगी, जवाबदेही कार्रवाई करेगी। और गांधी जी के प्रिंसिपल्स कैसे थे, अहिंसावादी थे, तो ये हिंसक प्रदर्शन, इसको इन्होंने जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया, और इसकी वजह से ये है एकाएक इस आंदोलन को कहा कि ये बंद हो जाए, कॉल ऑफ। गांधी जी ने महसूस किया कि ये जो लोग हैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है अहिंसक तौर पे सत्याग्रह करने के लिए, और इसीलिए इन्होंने कहा कि यह आंदोलन बंद कर दिया जाए, कि मतलब जो हमारे सिद्धांत है उस तरीके पे तो ये तैयार ही नहीं है अभी काम करने के लिए। अच्छा,
क्या इंपॉर्टेंस था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का? तो देखो यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, पहला ऐसा वास्तविक रियल मास मूवमेंट था, यानी कि एक बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ था कि जिसमें सबने सहयोग लिया था, हर सेक्शन हिंदुस्तान के हिस्से से, हर एक सोसाइटी का हिस्सा, जैसे कि काम करने, ये किसान हैं, काम करने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, औरतें हैं, स्कॉलर्स वगैरह, सब के सब इसके अंदर हिस्सा लिए। ठीक है, तो ये पहला ऐसा आंदोलन था। इस आंदोलन ने ये देखा कि जो राष्ट्रवादी सोच है और जो राजनीतिक जागरूकता है, वो रिमोट कॉर्नर यानी दूर दराज जहां पहुंचना मुश्किल है वहां भी पहुंच रही है। देश के हर कोने के अंदर, देश के हर हिस्से के अंदर ये बातें पहुंच रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। इसके अलावा ये इससे भी देखा जाता है कि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम की एकता है वो भी चरम सीमा पर पहुंचती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया जाता है। भाई आपका भी मकसद वही है, मेरा भी मकसद वही है। ये पहला ऐसा जन आंदोलन, देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जन आंदोलन, मास मूवमेंट, यानी पूरी की पूरी जनता इसके अंदर लिप्त थी। तो यहाँ पे जन आंदोलन चला, है ना, ऑफ इट्स काइंड अपनी तरह का, जिसने क्या किया, नॉन वायलेंट स्ट्रगल जो है इसको जो है प्रमोट किया। नॉन वायलेंट, अहिंसक तौर पे हम प्रदर्शन करेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हो भीड़ जा रही है। ये फोटो अच्छी नहीं लगा पाया बंदा, कोई बात नहीं, आगे से मैं देखूंगा कि फोटो अच्छी लगे, क्लियर दिखे आपको। इसके साथ साथ लोगों में जो है कि भरोसा पैदा हुआ, आत्म भरोसा और डिग्निटी, सम्मान हिंदुस्तानियों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं और जो स्कूल हैं और दूसरे जो राष्ट्रीय संस्थान वगैरह हैं वो सब बनाए गए। भाई तिरस्कार जब किया गया था नॉन कोऑपरेशन, तो खुद के लिए उस समय स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह बनाए जा रहे थे, तो उसकी बात हो रही है। इसके बाद आता है साइमन कमीशन। ये सारी घटनाएं देखो सन के हिसाब से, देखो यहाँ पे ईयर के हिसाब से देखो, लगातार चल रही हैं। 1927 में क्या होता है, एक कानूनी, हिंदुस्तानी कानूनी समिति बनाई जाती है जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइमन जो है चेयरमैन है इसका, है ना, अध्यक्ष है सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम से ये बना था, ये कमीशन समिति बनी थी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन उनका। यहाँ पे 7 सदस्य हैं इसके अंदर, इस कमीशन समिति के अंदर, और ये बनाया गया था ताकि पढ़ा जाए, संवैधानिक बदलाव को देखा जाए हिंदुस्तान के अंदर, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये जो कानून लागू हुआ था उसके तहत, है ना, फॉर्म टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, की पढ़ा जाए भाई जो संवैधानिक बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। यहाँ पे जो 7 सदस्य हैं इस समिति के सब अंग्रेज हैं, कोई इसमें हिंदुस्तानी है ही नहीं, तो फिर हिंदुस्तान के लिए काहे का हुआ? तो यहाँ पे किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं रखा गया, सबको बाहर रखा गया इस समिति से, जिसकी वजह से ये आग बबूला हुए सारे हिंदुस्तानी नेता। अरे भैया कैसे समिति बनाए हो, इसमें हमको रखे ही नहीं हो, फिर कैसे हमारे लिए काम कर पाओगे? तो इनके अंदर क्रोध हुआ कि एक बॉडी, यानी कि एक समिति जो बाहर की है, फॉरेनर है, बाहरी है, वो हमारे बारे में डिसाइड करेगी जी कि हम यहाँ पे सही हैं या नहीं है, अपने देश को चलाने के लिए कोई बाहर ही डिसाइड करेगा कि हम अपने घर में रूल करने के लिए हैं सक्षम कि नहीं। तो सारे के सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें से कि कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, सबने ये निर्णय लिया कि हम इसका विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। 3 फरवरी 1928 की बात है कि जब ये समिति बंबई पहुंचती है, मुंबई, तो यहाँ पे एक आम तौर पे हड़ताल किया जाता है, हड़ताल पूरे के पूरे देश के अंदर। जो समिति है उसका स्वागत किया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं और क्या नारा लगाया जाता है? गो बैक साइमन, वापस जाओ, वापस जाओ, ये नारा लगाया जाता है। 30 अक्टूबर 1928 की बात है। जो कमीशन है वो कहां पहुंच रहा है? अब लाहौर में पहुंच रहा है। जहां पे लाहौर में पहुंचते हुए ये किससे मिल रहा है? प्रोटेस्ट करने वालों से मिल रहा है, और यहाँ पे मेड बाय प्रोटेस्टर। अच्छा, ये समिति का सामना किससे हुआ लाहौर में? लाहौर में सामना हुआ प्रदर्शन करने वालों से, और प्रदर्शन करने वाले लहरा रहे हैं, क्या लहरा रहे हैं? काले झंडे। और ये जो प्रोटेस्ट है ये किसने किया? ये प्रदर्शन कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? लाला लाजपत राय कर रहे थे। अब यहाँ पे हो जाएगी लाठीचार्ज और इस घटना के बाद हो जाएगी इनकी मृत्यु।
अब यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं अब यहाँ पे प्रदर्शन करने वालों के साथ बुरी तरीके से व्यवहार करेंगे और यहाँ पे जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज हुआ। लाला लाजपत राय इसमें घायल हो गए और कुछ ही वक्त के बाद इस लाठीचार्ज में और इस घटना के कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। एक नेता और खो देता है अपना देश। नेहरू रिपोर्ट क्या है इसके बारे में भी देखो। इसी वक्त के दौरान में गुस्साए हुए, है ना, गुस्सा कर रिजेक्शन हुआ किसका, साइमन कमीशन का, हिंदुस्तानियों के द्वारा। तो जो सचिव है स्टेट का हिंदुस्तान के लिए, लॉर्ड बेकनहेड, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुम हमारा साइमन कमीशन नहीं माने, लाओ हम तुमको चुनौती देता है। क्या चुनौती देता है हिंदुस्तानियों को, कि लाओ संविधान बना के, कि कैसे जो है कि जो कि हमारे साथ हम एक्सेप्टेबल हो, हर कोई एक्सेप्ट करे, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना के लेके आओ, जाओ अपने से संविधान बना के लेके आओ जो सब एक्सेप्ट कर सके। अब जो हिंदुस्तानी है भाई, है तो है भोले भाले मासूम तो है, साथ ही साथ काबिलियत भी कूट कूट के भरी है। कहा हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं, है ना, कांग्रेस स्वीकार करती है। और यहां पे जो है एक मीटिंग रखी जाती है, सारी पार्टीज को बुलाया जाता है 28 फरवरी 1928 को। एक समिति यहां पे बनाई जाती है कि चलो भैया बनाते हैं यार एक ढांचा, ब्लूप्रिंट, यानी कि जिसके तौर पे हमको आगे काम करना है। तो एक मसौदा तैयार किया जाए, मतलब एक फॉर्मेट तैयार किया जाए भविष्य के संविधान के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए एक संविधान तैयार किया जाए, ब्लूप्रिंट तैयार हो। और इसमें हेड कौन है, मोतीलाल नेहरू, और यही रिपोर्ट कहलाएगी नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट किया गया। रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया गया समिति के द्वारा, जो समिति है इनकी, और जिसके हेड है नेहरू जी। तो यहाँ पे इसी रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया डोमिनियन स्टेटस दो हमको, डोमिनियन यानी कि हम दबदबा में रहेंगे, तुम रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम डोमिनियन रहेंगे, हम राज करेंगे। ये अगला कदम होगा, इमीडिएट स्टेप होना चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेटस दो। लेकिन किसी तरीके से जो अंग्रेजी हुकूमत है इसको एक्सेप्ट नहीं करती है नेहरू रिपोर्ट को। तुमने चैलेंज दिया, हमने किया। लाहौर सेशन, यानी कि लाहौर में बैठक होती है। जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये जो पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी उस समय देश की है, तो ये क्या करती है, अपना सालाना बैठक रखती है लाहौर के अंदर 1929 में। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है इसके प्रेसिडेंट रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इस बैठक में कांग्रेस क्या करती है, यहाँ पे एक प्रस्ताव पास करती है, पारित करती है प्रस्ताव, यानी ऑलरेडी हम ऐसा ऐसा करेंगे, एक फॉर्मल जो है फॉर्मेट तैयार किया जाता है। और प्रस्ताव हमने ऑलरेडी बताया कि ये पहले से ही डिसाइडेड है लोगों के द्वारा, और जिसके सामने रखा जाएगा प्रस्ताव आपको मानना है। और याचिका क्या होती है कि हम ऐसा चाहते हैं, ड्यूली साइंड बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा याचिका प्रेयर टाइप से होता है। और रिजोल्यूशन प्रस्ताव होता है, आपको मानना है, ये हमारी शर्तें हैं। और यहाँ पे ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि भैया पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तौर पे हमको आजादी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। और ये यहाँ पे निर्णय लिया गया कि हम आजादी मनाएंगे, है सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930 को आजादी का दिन मनाएंगे, है ना। और ये डिसाइड किया कि हर साल मनाएंगे, है ना। और लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेज करेंगे, यानी कि कस्में खाएंगे, ओथ लेंगे, दैट दे वुड नो लॉन्गर सबमिट टू द ब्रिटिश रूल, कि हम अपने आप को अब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत उसके निहित नहीं करेंगे, बिल्कुल अपने आप को सबमिट नहीं करना, सरेंडर नहीं करना। कांग्रेस यहाँ पे अधिकार देती है गांधी जी को कि चलिए लॉन्च करिए एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे, आपका दफ्तर, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपको जैसे करना है वैसे करिए। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है, सिविल मतलब नागरिक, डिसोबीडियंस का मतलब किसी आज्ञा को न मानना, अवज्ञा, है ना। ऑर्डर दिया गया भाई ये करो, नहीं करेंगे, अब बल्कि उसके उल्टा कुछ कर दें, तो अवज्ञा आंदोलन इसको कहा जाता है, यानी कि बात को ना मानना, ठीक है उनको। तो इसमें यहां पे तुम देखोगे कि कानून को ना माना जाएगा और साथ ही साथ कानून तोड़ा जाएगा। नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस। अब नागरिक क्या करेंगे, मानेंगे नहीं बात को, है ना, कानून को। महात्मा गांधी ने ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया मार्च 1930 में।
है ना, विद द डांडी मार्च, या फिर इसको की नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार है इसको एकाधिकार प्राप्त था। एकाधिकार का मतलब यह है कि टेंडर दे दिया जाए कि जियो के अलावा और कोई सिम बिकेगा ही नहीं पूरे देश के अंदर। तो ऐसे ही मतलब जियो को क्या मिल गया, एकाधिकार मिल गया। अब कोई अगर उसके अलावा कोई टावर लगाता है, कोई और सिम बेचता है, कोई और कंपनी, तो बाकी कंपनियों पे कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे ही जो सरकार है उसका मोनोपोली मतलब एक अधिकार था, सिर्फ उसके पास अधिकार था कि वो क्या बनाए, नमक बनाए। और जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनको जो है टैक्सेस देना पड़ेगा किसके ऊपर, नमक के ऊपर। कोई व्यक्ति अगर पाया जाता है बनाते हुए बेचते हुए नमक, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी कानून के द्वारा। तो ये इस तरह का मोनोपोली था। इसीलिए गांधी जी ने क्या कहा कि चलो भाई निर्णय लेते हैं और शुरू करते हैं एक आंदोलन, और हम तोड़ेंगे डिसओबीडियंस, हम तोड़ेंगे ये जो अन्यायपूर्ण नमक का कानून है उसको तोड़ेंगे, जो पूरी तरह से अमीर गरीब हर कोई जो देश में है सब प्रभावित हो रहा है, इसको तोड़ा जाए, डिसओबे किया जाए। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी शुरू करते हैं अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च। कहां से शुरू करते हैं, साबरमती आश्रम, यहां से शुरू करेंगे। साबरमती आश्रम कब बना था, अहमदाबाद में 1915 में। और यहां से कहां तक पहुंचेंगे, दांडी पहुंचेंगे, गुजरात के तट पे 78 फॉलोअर के साथ 78 ऐसे लोग जो इनका अनुसरण करेंगे। बहुत सारे लोग इनको जो है ज्वाइन करते हैं इनकी 385 किलोमीटर 385 किलोमीटर की लंबी यात्रा में। और जब ये दांडी पहुंचते हैं तो महात्मा गांधी अपने फॉलोअर्स, अनुसरण करने वालों के साथ, जो इनको मानते हैं, इनके साथ क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। वायलेट का मतलब उल्लंघन करते हैं ब्रिटिश के नमक के कानून का। और कैसे उल्लंघन किया जाएगा, समुद्र के पानी से खुद नमक बनाकर, तुमने मना किया हम बनाकर दिखाएंगे। और यही जो एक्ट है डिफेंस का, अवज्ञा का, इसी को कहा गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यही है आपका जो है नागरिक अवज्ञा आंदोलन। हजारों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं आंदोलन में। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो काम करने वाले हैं, जो किसान हैं, औरतें हैं, सब के सब इस आंदोलन में आते हैं, हिस्सा लेते हैं पूरे जोश के साथ, इंथुजियाज्म के साथ, है ना। अच्छा, हड़ताल किया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, तिरस्कार किया जाता है। और तिरस्कार करने के लिए क्या निकाला जाता है, अभियान किया जाता है। जो बाहरी कपड़े वगैरह बन के आ रहे हैं उसके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरे के पूरे देश में जो लोग हैं वो इनकार कर रहे हैं, हम कोई टैक्स नहीं देंगे। बहुत सारे हिस्सों में देश के जो किसान हैं वो कह रहे हैं हम तुमको कोई लैंड रिवेन्यू भी नहीं देने वाले, जमीन के ऊपर जो कर है, जो राजस्व है, वो भी हम तुमको नहीं देंगे। पेशावर में जो आंदोलन है वो कौन उसको नेतृत्व कर रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको फ्रंटियर गांधी कहा गया। अब फ्रंटियर गांधी क्यों कहा गया, क्योंकि इनका जो विचार है वो महात्मा गांधी जी के विचार के साथ मेल करता है, इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना गया। गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजी हुकूमत, इतना सब कुछ होगा तो अंग्रेज कुछ न कुछ तो करेंगे। यहाँ पे जवाबी कार्रवाई करते हैं और साथ ही साथ निर्मम तरीके से रूथलेस दमन करेंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि हम इस आंदोलन को, मास मूवमेंट को, जन आंदोलन को क्या कर सके, कुचल दें, खत्म कर दें। जवाबी कार्रवाई में लाठी चार्ज किया जाएगा, पुलिस वाले यहाँ अटैक करेंगे, गोली दागेंगे किन लोगों को, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, अनआर्म्ड पीपल। और 60,000 के करीब, उससे भी ज्यादा सत्याग्रहियों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा। और इवन इसमें गांधी जी भी इंक्लूडेड है, गांधी जी की भी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हो जाता है, 1939 में। जापान भी बढ़ रहा है टुवर्ड इंडिया। कहां बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट साइड में बढ़ रहा है, इम्फाल कोहिमा के साइड में, है ना। तो ब्रिटेन क्या चाह रहा था कि हम अपना जो कॉपरेशन है हिंदुस्तानियों के साथ वो बनाए रखें, हिंदुस्तानी हमारा साथ दें जंग के अंदर, है ना। तो ये चाह रहा है। तो 1942 में जो अंग्रेजी हुकूमत है वो क्या करती है, एक मिशन भेजती है। और मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये जो अंग्रेज है, ये अंग्रेज क्या कर रहा है, इसका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये
इस मिशन को हेड कर रहा। अब ये मिशन किस लिए है, तो देखो यहाँ पे ये एक कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये जो मिशन है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स है इसीलिए इनके नाम के पीछे, जैसे वहां पे जॉन साइमन थे तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये प्रस्ताव रखते हैं, प्रपोज करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, ऑफर देते हैं कि ठीक है हिंदुस्तान को हम क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है भैया, हिंदुस्तान का दबदबा रहेगा, दूसरे संवैधानिक मेजर्स और भी इसमें हम चीजें ऐड करेंगे, और भी संवैधानिक तरीके हम आपको देंगे, मेजर्स देंगे, पैमाने देंगे आपको, इसके अलावा भी आपको डोमिनियन स्टेटस और ये चीजें दी जाएंगी। लेकिन किसी तरह से अब हिंदुस्तानी और ज्यादा जागरूक है, ये जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है इनका, ये जो है रिजेक्ट किया जाएगा हर एक पार्टी के द्वारा। अरे नहीं चाहिए, जाओ हमको। कांग्रेस इसके जवाब में क्या कहेगी, इसके फेलियर में, क्रिप्स मिशन के, कि हम एक एक्टिव स्टेप लेंगे और मजबूर करेंगे ब्रिटिशर्स को कि वो हमारी डिमांड माने और हिंदुस्तान को आजाद करें। बिल्कुल, हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। 8 अगस्त 1942 की बात है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बुलाई जाती है। अब बुलाई कहाँ जाती है, ये मिलते हैं सबके सब बॉम्बे में, और यहाँ पे एक काफी फेमस प्रस्ताव पारित किया जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके बाद नारा लगाया जाएगा करो या मरो का। गांधी जी यहाँ पे नारा लगाएंगे डू और डाई, या तो करो या फिर मरो, यानी कि या तो हम आजाद हिंदुस्तान पाकर रहेंगे या फिर इस कोशिश में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन अब करने और मरने वाली बात है, पीछे नहीं हट सकते। बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं और इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे हड़ताल किया जाएगा, जुलूस निकाले जाएंगे, और जो जनता है वो एक साथ मिलेगी और संगठित तौर पे ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेगी, अलग अलग नगर में, अलग अलग शहरों में मिलेगी। आजादी इतनी आसान नहीं थी, बड़ी कुर्बानियों से आई। तो बहुत ब्रीफली बताया जा रहा, संक्षिप्त में बताया जा रहा, और ज्यादा पढ़ोगे, जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे हायर क्लासेस में, तो बुनियाद बस पक्की अगर रहेगी आपकी, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। और इसका ज्ञान जो है हर जगह पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा। ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप सर्विस वगैरह के लिए दोगे, सब में मिलेगा। धीरे धीरे ये आंदोलन गांव तक पहुंचता है। 1943 की बात है कि ये जो आंदोलन है इसको और गति मिली, गति मतलब और स्पीड में बढ़ा। यहाँ पे जो है आर्म्ड अटैक्स हुए, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, है ना। जो सरकारी बिल्डिंग वगैरह है मद्रास में और बंगाल में, उसके ऊपर आर्म्ड अटैक मतलब हथियारों के साथ आक्रमण किया गया। किसके द्वारा, हिंदुस्तानियों के द्वारा, सरकारी दफ्तरों पे। अब जो ब्रिटिश हैं वो फिर यहाँ पे जवाबी कार्रवाई करेंगे, जवाब देंगे। गांधी जी को अरेस्ट किया जाएगा और दूसरे जो है कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस को यहाँ पे इलीगल घोषित कर दिया जाता है कि ये इलीगल है, असंवैधानिक है, यानी ये संगठन ही जो है अवैध है। सरकार कोशिश करेगी कि इनको दबा दिया जाए, कुचला जाए, है ना, पूरे बुरे तरीके से, रत्नलिस्ली की दोबारा उठे ना। आर्मी को बुलाया जाता है इनका दमन करने के लिए, विद्रोहियों को दबाने के लिए। हजारों जो है मारे जाते हैं पुलिस के द्वारा। ये क्विट इंडिया आंदोलन जो है इसको भी कुचल दिया जाता है, ठीक है, आखिरकार क्रश कर दिया जाता है। ऑल दो ये कि किया गया, लेकिन इसने साफ साफ एक संदेश भेज दिया। किसको भेजा, अंग्रेजी हुकूमत को, हिंदुस्तानी अब किसी हाल में भी किसी बाहरी शाही राज के अंदर नहीं रहने वाले, अब हिंदुस्तानियों को अपना हिंदुस्तान चाहिए। इसने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि जो लोग हैं वो किसी भी हाल में अब या तो आजादी पाएंगे या फिर मर जाएंगे, बिल्कुल आजादी के लिए मरने को तैयार हैं। इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आजाद हिंद फौज भी कह सकते हो, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो 1942 का था, जिसको कि बहुत बुरी तरीके से हिंसक रूप से दबा दिया गया, हजारों का कत्ल करके पुलिस वालों के द्वारा। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी और गतिविधि आपको हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, है ना। इन 1945 है ना, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो एक बड़े पैमाने पे जो है कि यहाँ पे क्रश किया गया था, इतने बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए थे, तो इसीलिए खामोशी से छा गई थी। लेकिन किसी तरह से जो राष्ट्रीय गतिविधि है, हरकतें हैं, लगातार देश के बाहर भी चल रही हैं। ऐसा नहीं, हिंदुस्तानी लोग जहां भी हैं
हिंदुस्तानी के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा है हिंदुस्तान के बाहर? सुभाष चंद्र बोस। ये मान रहे हैं कि अगर निकाल के भगाना है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से, तो वो कैसे किया जा सकता है? ये सत्याग्रह से नहीं हो सकता है, अहिंसक तौर पे नहीं होता है। हिंसक तौर पे हमको बंदूक उठाना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा, आर्म्ड फोर्सेस। ये चाहते थे कि ये हम कैसे कर सकते हैं? मित्रता किया जाए। किससे दोस्ती की जाए? जो ब्रिटेन के दुश्मन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, चलो उससे दोस्ती कर लेते हैं और ब्रिटेन के खिलाफ जंग छेड़ते हैं। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो वाली चीज। बोस यहाँ पे कांग्रेस को छोड़ देते हैं 1939 में, और डिफरेंसेस वगैरह हैं उसको बताते हुए आज साथ ही साथ एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। एक नई पार्टी का जन्म होता है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या यहाँ पे उद्देश्य होता है कि हम जंग लड़ेंगे पूर्ण कंप्लीट पूरी तरह से आजादी के लिए हिंदुस्तान के, और हम काम करेंगे, स्थापित करेंगे एक सामाजिक स्टेट, एक सामाजिक देश बनाएंगे हिंदुस्तान में आजादी के बाद। ये इनका अपना जो है सोच है, इनका अपना उद्देश्य है, पार्टी का एजेंडा है। हम बनाएंगे और विकसित करेंगे हिंदुस्तान को, एक आधुनिक देश बनाएंगे। सुभाष चंद्र बोस की जो गतिविधियां थी, इसने जो है सचेत किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलार्म किया, और इनको जो है हाउस अरेस्ट में रख दिया गया, घर में ही नजरबंद कर दिया गया 1941 में, है ना। घर में ही नजरबंद करना, हाउस अरेस्ट। लेकिन किसी तरह से ये वहां से निकल गए और निकल के सोवियत संघ पहुंचते हैं कहां पे? मार्च 1941 में। अब ये जो सोवियत यूनियन है, ये सब जो संगठन है, इसके बारे में इसी चैप्टर के बाद अब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे। तो सोवियत संघ के बारे में यहाँ पे हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये सोवियत संघ के पास पहुंचते हैं, ये भी एक संगठन है, कई देशों का मदद के लिए पुकारते हैं, मदद मांगते हैं। सोवियत संघ यहाँ पे कहता है कि चलो ठीक है, हम ज्वाइन करेंगे एलाइस को जून 1941 में। और फिर वहां पे इससे ये कहा जाते हैं जर्मनी, और फाइनली फरवरी 1943 को ये कहां पहुंचते हैं? जापान। जापान ब्रिटेन का दुश्मन। इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो जो आजाद हिंद फौज है, इसी का नाम इंडियन नेशनल आर्मी भी है। ये बनाई जाती है सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, और बनाई जाती है कि आजाद किया जाए हिंदुस्तान को अंग्रेजी हुकूमत से। साथ ही साथ 2 जुलाई 1943 की बात की जाए अगर, तो सुभाष चंद्र बोस ये सिंगापुर जब पहुंचते हैं तो ये यहाँ पे नेतृत्व लेते हैं आईएनए का। इनको यहाँ पे नेता बना दिया जाता है इस आर्मी का। और यहाँ पे ये क्या करते हैं? यहाँ पे गिव द राउजिंग वॉर क्राई, यानी कि जंग के लिए जो आवाज दी जाती है वो आवाज दी इन्होंने। और क्या आवाज दी? दिल्ली चलो, चलो दिल्ली चलते हैं और आक्रमण करते हैं। कंट्री को इन्होंने एक क्या दिया? देश को इस स्लोगन, एक नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया। इंडियन नेशनल आर्मी आगे की तरफ बढ़ती है ना, बर्मा म्यांमार, और फिर वहां से जो है इम्फाल की तरफ, और वहां पे अपनी जो है जीत दर्ज करती है कोहिमा के ऊपर, कोहिमा पे अपना कब्जा जमाती है। लेकिन ये जो जीत है ये काफी लंबे समय तक नहीं चलती है, क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार की जो ताकत है भाई, जो इसके फोर्स है, आर्मी है, दोबारा से ये जो है बर्मा पर कब्जा कर लेते हैं और हरा कर रख देते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को। बहुत सारे यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं आईएनए के, उनको यहाँ पे प्रिजनर बना लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है। ये माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है एक एरोप्लेन क्रैश में मर गए हैं जब जो है ये टोक्यो जा रहे हैं, और यहाँ पे इनके लिए वर्ड यूज होगा, शहीद हो गए हैं। इंडिपेंडेंस की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में। क्लीमेंट एटली, ये कौन है? ये प्रधानमंत्री है इंग्लैंड का। ये यहाँ पे राजी हो जाता है कि जो अधिकार है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, है ना, और जो फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया की सेल्फ डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है कि हाँ हम संविधान बना लेंगे। नेहरू रिपोर्ट तो ऑलरेडी सबमिट हो चुकी थी जिसका इनकार किया गया था कि हाँ हम अपना संविधान बना लेंगे अपने आप को रूल करने के लिए। तो इसके रिजल्ट में 3 सदस्य वाला जो ब्रिटिश कैबिनेट है, जिसमें पैथिक लॉरेंस है, सर स्टेफोर्ड क्रिप है और एवी अलेक्जेंडर है, इनको हिंदुस्तान भेजा जाता है। और ये जो हिंदुस्तान आते हैं तो ये कैबिनेट मिशन के नाम से आते हैं। वो साइमन कमीशन, ये कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन के नाम से इनको भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन ये क्या कर रहा है? ये जो मिशन भेजा गया इनको,
ये फॉरवर्ड करता है, सामने रखता है एक प्लान, और ये प्लान क्या है भाई, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्यूशन का मतलब आप समझ सकते हो कि भाई इसका सारी जो दिक्कतें हैं वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इससे। तो जो भी संवैधानिक प्रॉब्लम है वो इससे खत्म हो जाएगी, ये उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे प्रावधान बनाए जाते हैं 3 ग्रुप्स के लिए जो प्रोविंस के हैं, ताकि वो क्या करें, अपना अलग अलग जो है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर वाज मेड, बनाया गया 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंस, 3 ग्रुप जो प्रांत के हैं वो क्या करेंगे, इससे अपना अलग संविधान बनाएंगे। जो कैबिनेट मिशन है ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बनाया जो फॉर्मेशन किया जाए संघ का, यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब एकजुट इंडिया यूनियन का एक संघ, यानी सारे स्टेट एज ए इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया एक संघ बनाया जाए जिसमें दोनों रहें, ब्रिटिश इंडिया भी रहेगी और प्रिंसली स्टेट भी रहेंगे। हिंदुस्तान जो ब्रिटिश के अंडर और प्रिंसली स्टेट, यहाँ वर्ड यूज किया ना ब्रिटिश इंडिया, और यूनियन जो है ये यहाँ पे इंचार्ज रहेगी सिर्फ बाहरी मामलों का। जो संघ बनेगा वो इंचार्ज है किसका, उसकी जिम्मेदारी किस चीज की, बाहरी मामलों पे जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी, और वार्तालाप है ना, दूर संचार की जिम्मेदारी, और बाकी जो पावर्स हैं वो किसके पास रहेगा, प्रोविंस के पास रहेगा, यानी प्रांत के पास, स्टेट के पास रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ प्रावधान बनाए गए। ये प्रपोजल क्या देख रहा है, ये भी देख रहा है कि यहाँ पे एक सेटिंग किया जाएगा एंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, यानी कि जहां सरकार नहीं बनी हुई है, अभी गैप है, तो उस बीच में जो सरकार बनाई जाएगी एंटरिम गवर्नमेंट, जो कब तक रहेगी ऑफिस में, जो कब तक काम करती रहेगी, या अंतरिम गवर्नमेंट जो बनेगी, अंतरिम सरकार, जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती इलेक्ट करने के बाद। इलेक्शन होगा उसके बाद सरकार बनेगी, तो उससे पहले का जो वक्त है उसमें जो सरकार रहेगी दैट इज कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट। नया संविधान जब तक कि नहीं बन जाता, चुनाव नहीं हो जाते, संवैधानिक सभा जब तक नहीं चुनी जाती नई, तब तक एक अंतरिम सरकार बना के रखी जाएगी, तो अंतरिम सरकार बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट। दोनों ही मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है ये एक्सेप्ट करते हैं कुछ प्रावधान इस प्लान के कि हाँ हाँ ठीक है चलो, कुछ कुछ मानते हैं। इसके रिजल्ट में इलेक्शन वगैरह होते हैं एक नए संविधान को बनाने के लिए। एक अंतरिम सरकार जब तक नहीं हो रहा है इलेक्शन, उससे पहले वक्त के लिए जो सरकार बनी उसका नेतृत्व कौन करेगा, जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं 1946 में। ठीक है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये है। माउंटबेटन प्लान इसके बाद आएगा। अब माउंटबेटन प्लान क्या है, फरवरी 1947 की बात है। अंग्रेजी हुकूमत ये ऐलान कर रही है, और इसका पूरा जो है इरादा है कि ये क्या इरादा अपना दिखा रही है कि हम सारी जिम्मेदारी दे देंगे, जो जिम्मेदार हाथ हैं हिंदुस्तान के, जो जिम्मेदार लोग हैं हिंदुस्तान के, उनके हाथ में दे देंगे जून 1948 तक। 10 ये इफेक्ट जो है ट्रांसफर का पावर का, वो लॉर्ड माउंटबेटन जो है इसके लिए आते हैं हिंदुस्तान एज अ वॉइस रॉय। वॉइस रॉय मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था पहले चैप्टर्स में कि पहले गवर्नर थे, अब उसके बाद क्या हुआ था कि वॉइस रॉय यानी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटेन संसद का उसको भेजा गया था, तो ये वॉइस रॉय चेंज हो गया था ना 1857 के विद्रोह के बाद। यहाँ पे ये डिस्कशन करेंगे यहाँ के नेताओं के साथ, अलग अलग पार्टीज के और समुदाय के जो नेता हैं इनके साथ ये बातचीत करेंगे। ठीक है, इनको भेजा गया कि ठीक है भाई जाओ पावर ट्रांसफर कर दो। यहाँ सबसे जो है दर्दनाक चीज जो यहाँ पे पनपेगी वो क्या होगा कि हिंदुस्तान का बंटवारा, पार्टीशन जो है इंडिया का, और एक नया देश पाकिस्तान जो है यहाँ पे अपीयर होना इसका इनेविटेबल हो गया था, मतलब कि अटल हो गया था, इसको रोका नहीं जा सकता था। इनेविटेबल टू हिम, इसके लिए किन के लिए, लॉर्ड माउंटबेटन के लिए ये इनेविटेबल था कि भाई इसको नहीं रोका गया जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता, क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। कहाँ पे, कई सारों हिस्सों में पंजाब के, है ना, दंगे वगैरह हो रहे थे, और बहुत ज्यादा यहाँ पे बातचीत और कंसल्ट करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने एक सामने प्लान रखा। इन सब चीजों को देखते हुए हिंदुस्तान के अंदर 3 जून 1947 को, और क्या प्लान रखा यहाँ पे इन्होंने कि जो उत्तर पश्चिम का जो सरहद है प्रांत का, जो सिंध का हिस्सा है, बलूचिस्तान का और पश्चिम पंजाब का और पूर्व बंगाल का,
इसको अलग करके एक नया देश बना दिया जाए जिसका नाम पाकिस्तान रहेगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग अल्टीमेटली आखिरकार इसको क्या कर देती है, अप्रूव कर देती है। देख रहे हो ये जो हिस्सा है, अप्रूव कर देती है इस लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान को। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसके बाद आता है। जो अंग्रेजी सरकार है ये यहाँ पे दे देती है, अकॉर्डेड का मतलब ग्रांट कर देती है, फॉर्मल औपचारिक रूप से सहमति दे देती है इस प्लान को बाय इनेक्टिंग। एक नया कानून पारित हुआ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और इसके तहत दे दिया गया है ना, अप्रूवल दे दिया गया कि ठीक है अब आप हैं। और ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट कह रहा है कि जो पार्टीशन है देश का, है ना, इंडिया और पाकिस्तान में, ये इफेक्ट में कब से आएगा, 15 अगस्त 1947 से इफेक्ट में आएगा। ठीक है, इस दिन से दो देशों में बट गया हिंदुस्तान। इसके अलावा जो अंग्रेजी हुकूमत है वो सारा जो है पावर दे देगी इन दो डोमिनियंस में बांट देगी, जाओ भाई तुम्हारे सुपुर्द है, अब अंग्रेजी हुकूमत आपके ऊपर नहीं है। एक बाउंड्री के लिए भी एक समिति बनाई गई कि भाई किस तरह से बंटवारा होगा, कहां लकीर खींची जाएगी, उसके लिए बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा। वो क्या करेगा, चिन्हित करेगा, डिमार्केट करेगा बाउंड्री, कहां का, प्रांत का, पंजाब और बंगाल का, है ना, कि बाउंड्री कैसे बनेगी उसके लिए जो है समिति बनाई जाएगी। और यहाँ पे ये कानून ये भी कह रहा है कि जो ट्रांसफर होगा पावर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दो डोमिनियन को, ये पूरी अथॉरिटी में आएगा, है ना, अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। भाई जैसा ऐसा वो संविधान बनाते हैं उस हिसाब से ये इनके हाथ में पूरी तरह से पावर में आ जाएगा। और इस तरह से हिंदुस्तान आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं आजाद हिंदुस्तान के। और यहाँ पे जो बाउंड्री खींची जाती है, बाउंड्री के लिए समिति बनी थी, तो रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन बनती है, रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन बनती है और इसीलिए उस बाउंड्री का नाम भी रेडक्लिफ है। तो यहाँ पे ये बाउंड्री बनती है और ये खींची जाती है बाउंड्री हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग स्टेट क्रिएट किए जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो है पहले गवर्नर जनरल रहते हैं आजाद हिंदुस्तान के और सर्व करते हैं जून 1948 तक। कहा था ना जून 1948 तक हम पूरी तरह से दे देंगे, तो तब तक ये सर्व करते हैं, यहाँ पे सेवा प्रदान करते हैं। तो धीरे धीरे सिक्वेंशियल था, पूरी तरह से आजादी तो समर्पित कर दी थी, लेकिन पहले गवर्नर जनरल थे आजाद हिंदुस्तान के। इसके बाद कौन आया, इसके बाद सी राजगोपालचारी आया जो ओनली एन इंडियन गवर्नर जनरल। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, कहाँ के, पाकिस्तान के। ये जो संविधान है हिंदुस्तान का, इसको अपनाया जाता है संवैधानिक सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। अब ये कैसे बना ये सब तो आप पॉलिटी में पढ़ोगे। इट केम इन इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। और जो संविधान है वो ऐलान करता है कि अब अपना हिंदुस्तान कैसा है, अब हमारा हिंदुस्तान सोवरिन है, सबसे ऊपर है, सबसे परम है, हमारे से ऊपर कोई नहीं, कोई हम पे राज नहीं करता है। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, गणतांत्रिक है, अपना खुद का हमारे पास रूल है, नियम है, कानून है, संविधान है, साथ ही साथ हम कैसे हैं, लोकतांत्रिक हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और जो मेरी मेहनत है आप उसको मोटिवेट करिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।